आज हम प्रेमचंद की झांकी कहानी का अध्ययन करेंगे, जो कि मानसरोवर प्रथम भाग में दी गई है। झांकी कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी में एक प्रमुख पात्र होता है और जो कहानी है उसका प्रारंभ एक घर के कलहपूर्ण वातावरण से होता है। एक माँ है और उसकी बहू है, जिनमें आपस में कलह हो रहा है कि जो माँ है उसको कहना है कि मेरी बेटी के यहाँ पर त्यौहार पर सामान भेजना है, लेकिन जो बहू है वह कह रही है कि घर में खाने के लिए भी सामान नहीं है और तुम्हें त्यौहार भेजने की पड़ी है। इसी बीच में कहानी के प्रमुख पात्र का आगमन होता है। वह भी कुछ भी कहने में असमर्थ है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वास्तविकता में घर की हालत बहुत खराब है। तो इसलिए ना वह अपनी पत्नी से कुछ कह सकता है, ना अपनी माता से कुछ कह सकता है। घर में 2 बच्चे हैं, घर में पूरा कलह का वातावरण छाया हुआ है। ना ही उसकी पत्नी ने घर में चिराग जलाया होता है, ना खाना बना होता है, भूखे हैं। और इस प्रकार से पूरा एक कलेश का वातावरण घर में बना हुआ है। वह भी चुपचाप से जा कर के लेट जाता है और अपने ही मन सोचता रहता है कि घर का वातावरण कैसे सही किया जा सकता है। तभी उसके मित्र जयदेव का आगमन होता है। वह द्वार पर खटखटाता है, लेकिन वह उसकी खटखटाहट को अनसुनी कर देता है। उसे लगता है ये आएगा और फिर देखेगा मुझे और फिर मेरे घर के बारे में बातों को सुनेगा और जान जाएगा। इसलिए वह चुप लगा जाता है और उसके सामने आने से बचने का प्रयास करता है। तभी थोड़ी देर बाद वह टॉर्च लेकर के उसको ढूंढता हुआ आ जाता है और टॉर्च के प्रकाश में वह उसको देख लेता है। जयदेव उससे कहता है कि सेठ भूरेलाल मंदिर पर जन्माष्टमी पर बहुत अच्छी झांकी सजी हुई है, चलो वह झांकी देखकर आते हैं। जो कहानी का प्रमुख पात्र है वह मना करता है कि उसका मन नहीं है जाने का, लेकिन जयदेव उसकी बात नहीं मानता है। और जो कहानी का प्रमुख पात्र है उसकी एक कमी है कि वह अगर उसके कोई गुदगुदी करता है तो वह तुरंत ही तैयार हो जाता है, और जो जयदेव है वह इसका फ़ायदा उठाता है और वह उसके गुदगुदी कर देता है और उसको जाने के लिए मना लेता है। तभी जो कहानी का प्रमुख पात्र है वह उसके सामने एक शर्त रखता है कि ठीक है, मैं झांकी देखने तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन एक शर्त है कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो कहता है ठीक है। वे सेठ भूरेलाल मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। जन्माष्टमी का पर्व है, बहुत जोर की झांकी सजी हुई है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, जगमगा रहा है। सेठ भूरेलाल के बारे में एक प्रसिद्ध वक्तव्य आता है कि जो सेठ भूरेलाल थे वो ऐसे प्रसिद्ध हुए थे कि एक बार एक भिखारी उनके यहाँ आता है भिक्षा मांगने। सेठ भूरेलाल उसको भिक्षा देने से मना कर देते हैं। जो भिखारी था वह भी बहुत जिद्दी था, वह बोला मैं तो भिक्षा लेकर के ही जाऊंगा। और इधर सेठ भूरेलाल जी कहते हैं कि मैं इसको भिक्षा ऐसे भी नहीं दूंगा। और इसी तरह दोनों की आपस में ठन जाती है और 6-7 दिन निकल जाते हैं। अंत में उनकी दहलीज पर ही उस भिखारी की मृत्यु हो जाती है। जब भूरेलाल को यह पता चलता है तो वह बहुत पश्चाताप से भर जाते हैं। फिर वे उसके जो ब्राह्मण भोज है वो बहुत जोर शोर से करते हैं और उसके बाद से उनके अंदर बहुत परिवर्तन हो जाता है और वे अपनी सारी धन संपदा धर्मार्थ हेतु समर्पित कर देते हैं। इसी कारण उनकी जो एक प्रसिद्धि है वह बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप आज सेठ भूरेलाल का एक मंदिर का निर्माण होता है और जिस पर की जन्माष्टमी के पर्व पर झांकी सजाई गई है। वे उस झांकी को देखने के लिए जाते हैं। जो कहानी का प्रमुख पात्र है उसको वहाँ पर जगमगाहट तो बहुत दिखती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। क्योंकि जो वहाँ पर जो मूर्ति है वो इतनी ज़्यादा धन संपन्नता से परिपूर्ण है, ऐसा लगता है कि जैसे जो ईश्वर है वह भी धन में कहीं खो गया है। वह वहाँ बैठा रहता है, देखता रहता है। तभी जो केलकर और उनकी जो मित्र मंडली है वह वहाँ पर गीत गाना प्रारंभ करती है। वह प्रभु के भजन गाती है। उन भजनों में जो प्रमुख पात्र है वह खो जाता है और धीरे धीरे उसे अपनी पुरानी स्मृतियों का स्मरण होने लगता है। उसे अपना वह भाई याद आता है जो कि रंगून चला गया था और जो वापस लौट कर नहीं आया और जिसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। वह सोचता है कि अगर आज मेरा भाई जीवित होता तो निश्चित रूप से मैं उसके खून पी जाता, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उसकी पत्नी से बच्चों के लिए अपशब्द बोले थे।
लेकिन उसे वह सब याद नहीं आता, बल्कि उसे केवल याद आता है कि काश उसका आज भाई जीवित होता तो कोई उसके साथ में होता। फिर धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी का स्वरूप याद आता है, जो कि 10 साल पहले की स्मृति याद आती है, जब वह नई आती है और उनके प्रथम मिलन की जो स्मृति है वो उसके मस्तिष्क में उभर आती है। उसी प्रकार उसके जो माता है, उसके माता का भी उसे वह रूप याद आता है जब वह गोद में सर रखकर उसके सो रहा है। उसका जो यह ध्यान है वो जब भंग होता है, जब जयदेव उससे कहता है कि चलो उठो, चलना नहीं है क्या। कहानी के अंत में हम एक ही बात समझ में आती है, जो प्रेमचंद का कहानी का उद्देश्य है वो यह है कि कोई भी व्यक्ति मन से, आचरण से कभी भी बुरा नहीं होता है, हमेशा उसे परिस्थितियां ही विपरीत बनाती हैं। जो यहाँ पर प्रमुख पात्र की पत्नी है, आज अगर वह इतनी कटु है तो कहीं ना कहीं वह परिस्थितियों के कारण है। जब वह आई थी तो वह ऐसी नहीं थी। इसलिए कहीं ना कहीं प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी, किसी भी मनुष्य से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमारा सगा हो, कोई भी हो, क्योंकि जो मनुष्य होता है वह कभी भी अपने आप से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता है, वह हमेशा केवल परिस्थितियों के कारण ही बुरा आचरण करता है। अगर हमारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य का स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।